हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। आज हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो डिफाइन समझते हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो इट रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्री। जब दो कंट्री के बीच में डीलिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के जब बाहर ट्रेड किया जाए तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे। जैसे इंडिया को सामान चाहिए चाइना से तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो कि हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। नेचर कैसा रहता है, देखो सबसे पहले तो दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि दोनों कंट्री आपस में क्या कर रही है, इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। और ये एक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बिजनेस भी बन जाता है। फिर बात करते हैं लैंग्वेज डिफरेंस की। लैंग्वेज डिफरेंस तो बिल्कुल सही बात है, हर एक कंट्री की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। सपोज किसी कंट्री जैसे इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगवाना है, ठीक है, या एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है, तो उस केस में उस कंट्री की जो लैंग्वेज जहाँ पे वो चलती है, उनकी लोकल लैंग्वेज वो आनी चाहिए। इंग्लिश तो जैसे हर तरह मैंडेटरी है आजकल, तो इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। लैंग्वेज डिफरेंस रहते हैं कंट्रीज के बीच में, तभी कहते हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे भी आप डील करेंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है। इसके अंदर क्या होता है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड बिफोर सेल परचेज विद अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो भी हमें पेमेंट करनी होती है वो हम फॉरेन करेंसी में करते हैं। जैसे सपोज इंडिया को सिंगापुर से डीलिंग करनी है, सिंगापुर भी एक कंट्री है, तो वहां पे क्या चलते हैं, डॉलर चलते हैं, तो डॉलर में पैसे जो है हमें चुकाने पड़ेंगे। इस तरीके से जिस भी कंट्री के साथ डील करेंगे वहां की उनकी जो कंट्री की जो करेंसी होगी उसमें ही हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन, कि इंटरनेशनल बिजनेस से नेशन को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला आता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो जब भी हम डीलिंग करते हैं तो नेशन को ये फायदा होता है, इससे हमारे को फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी फॉरेन की जो करेंसी होती है वो बढ़ जाती है, अर्निंग उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम डील करते हैं तो हमें पैसा बढ़ता है, उससे हमारी इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है, लोगों को काम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें एग्जांपल है, जैसे कोई हमने बाहर की कंट्री की बात करें कि वहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं चाइना का एग्जांपल लेती हूँ, सिंगापुर का लेती हूँ, तो वहां पे अच्छी अच्छी मशीनरी, रॉ मटेरियल, मॉडर्न टेक्निक का यूज हो रहा है। अगर हम वही मशीन अपनी कंट्री में मंगा लें तो हमारी कंट्री भी क्या कर जाएगी, ग्रोथ कर जाएगी। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम बेटर गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बाहर वाली कंट्री करती है, फिर हम भी करने लग जाएंगे तो हमारी कंट्री भी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी एक टाइप से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म, ठीक है। इसके अंदर आता है, सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस से क्या बेनिफिट होता है फर्म्स को। तो सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट कैसे, कि जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस मोर बेनिफिशियल देन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बिजनेस जो करेंगे उसमें इतना फायदा नहीं होगा जितना इंटरनेशनल में होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक प्राइसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन फॉरेन के हिसाब से जब भी हम कोई सामान जो है बाहर बेचेंगे तो बहुत अच्छे रेट पे बिकेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। नंबर 2 आता है प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो एक गुड ऑप्शन होता है हमारी फर्म के लिए, जो कि हुज प्रोडक्ट स्टार्ट गेटिंग सिचुएटेड इन लोकल मार्केट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा क्या होता है, प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ भी बना रहता है। फिर आता है नंबर 3 पे इम्प्रूव बिजनेस विजन। इसमें आता है मेनी फर्म एम एट गेटिंग गुडविल इंटरनेशनली। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड करते रह जाएंगे तो कभी भी हमारी गुडविल इतने अच्छे ढंग से नहीं बढ़ पाएगी, यानी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लेंगे और अच्छा खासा टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के साथ। इम्पोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर देखते हैं, बहुत सिंपल है, 11 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस आपको ये याद रखना है। इसमें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में डीलिंग होती है। एक्सपोर्टर का मतलब होता है जो सामान को भेजता है, इम्पोर्टर मतलब सामान मंगवा रहा है, एक्सपोर्टर मतलब सामान जो भेज रहा है। ये इम्पोर्ट का ट्रेड का प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से, कि जो सामान उसको चाहिए वो उसके पास है या नहीं है, ठीक है। फिर वो बताता है, उनके बीच में डीलिंग होती है।
अगर सामान होता है तो प्रोसेस आगे बढ़ता है, नहीं होता तो नहीं बढ़ता आगे। फिर नंबर 2 आता है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। फिर उसको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, वो उसकी अरेंजमेंट करता है, ठीक है, जो भी उसके प्रोसेस होते हैं उसको एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करता है। उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर क्या करना होता है, कंट्रीज के बीच में डीलिंग करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, जो कि उसको अरेंज करनी होती है इंपोर्टर को। उसके बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को बताता है कि क्या क्या उसको ऑर्डर चाहिए, कैसा कैसा प्रोडक्ट का नाम बताता है, टाइप, क्वांटिटी, प्राइस, हर एक चीज बता देता है एक्सपोर्टर को। फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, ये सब कुछ सुनने के बाद क्या करता है, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि होता यह है कि जब एक्सपोर्टर को ये चीजें पता चल जाती है कि ये इंपोर्टर ने हम लोगों को सामान ऑर्डर किया है, कि ये सामान उसको चाहिए, बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर जो होता है उसके मन में डर होता है हर एक चीज का, कि वो अगर सामान भेज दे, उसको पैसे अगर नहीं मिले तो क्या होगा। तो एक्सपोर्टर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि वो बोलता है कि आप अपने बैंक से बनवा के लाइए, जो कि एश्योरिटी लेता है कि इंपोर्टर अगर इन फ्यूचर पैसे नहीं देगा तो बैंक जो है वो पैसे देगा, किसके बदले, इंपोर्टर के बदले। तो वो सेंड, फिर क्या करता है, जब सारी डीलिंग हो जाती है तो इंपोर्टर क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड कर देता है। जैसे ही सेंड होता है उसके बाद का प्रोसेस रहता है अरेंजमेंट शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। फिर ये सब कुछ होने के बाद एक्सपोर्टर जो है वो बेचिंत हो जाता है, उसको टेंशन नहीं रहती। फिर वो क्या करता है, गुड्स को अरेंज करना शुरू कर देता है और शिप में भिजवा देता है एक्सपोर्टर गुड्स को। फिर उसके बाद 7th पे आता है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। यानी कि जब वो सामान को शिप में रखवा देता है उसके बाद का जो प्रोसीजर रहता है हमारा, वो ये रहता है कि या तो हमारा जो गुड्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो अगेंस्ट पेमेंट होंगे, यानी डीपी होंगे, या डी होंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। यानी कि वो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, इंपोर्टर को अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। लेकिन अगर कुछ लिखा है, मेंशन किया है, तो वो फिर क्या करता है, वो उसके बैंक को, वो एक्सपोर्टर क्या करता है, बैंक को डिलीवर कर देता है, ठीक है, जिसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा रहता है। या तो वो कैश पे करेगा या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट होता है। सारे के सारे जितने भी हमारे जो अपॉइंटमेंट होती है क्लियरिंग एजेंट की, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लियरिंग द गुड्स होता है। क्लियरिंग द गुड्स में आ जाता है कस्टम ड्यूटी हो गई, ठीक है, एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी हो गई, टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आता है टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम रेलवे। फिर डिलीवरी फ्रॉम रेलवे होती है। नेक्स्ट प्रोसेस रहता है पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। जो भी हमने ये ऑक्ट्रॉय के बारे में आपको बताया था मैंने, यानी कि जैसे ही वो गुड्स जो है रीच टू द टाउन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोजेस द टैक्स ऑन द गुड्स विच इज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ये तो आपको मैंने बताया था, जो कि लोकल होता है, जो कि पे करना होता है। आई होप आपको ये इम्पोर्ट ट्रेड क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर पर, ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं। 16 पॉइंट है ये टोटल। पहला है, अब हमें याद रखना है कि ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डीलिंग है, बट एक्सपोर्ट ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड की। जब हम कोई सामान किसी दूसरे को भेजते हैं तो हम मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहला ट्रेड इंक्वायरी होती है। फिर से वही होता है, जो इंपोर्टर होता है वो एक्सपोर्टर से इंक्वायरी करता है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। इंडेंट में वही आता है रिसीव ऑर्डर, ऑर्डर उसको रिसीव होता है, किसको, एक्सपोर्टर को। अगर आपको इंपोर्ट प्रोसीजर समझ आ गया तो ये बहुत जल्दी से आ जाएगा। थर्ड होता है क्रेडिट इंक्वायरी। फिर वही डिमांड करता है, कौन, एक्सपोर्टर करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए कि भाई बनवा के लेकर आओ। नंबर 4 पे आता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें IEC नंबर होता है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है, और RCMS होता है, फिर ECG होता है, मतलब इन सब चीज़ों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज। फिर वही फॉरेन एक्सचेंज का रहता है कि कैसे कैसे एक्सचेंज होगा। फिर फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रहता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ गुड्स। फिर वो एक्सपोर्टर क्या करता है, अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, फिर पैक करना शुरू कर देता है, पैकिंग एंड मार्किंग करना शुरू कर देता है, जैसे कि इंपोर्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जैसा जैसा उसको सामान चाहिए। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉर फॉरवर्डिंग एजेंट। फिर वो एजेंट को हायर करता है, कौन, एक्सपोर्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट। फिर वो जो गुड्स होते हैं वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं पोर्ट की तरफ। उसके बाद फंक्शन टू फॉरवर्डिंग एजेंट एट पोर्ट, ठीक है। फिर फंक्शन चलते हैं उसके आगे। फिर प्रिपेयरिंग, फिर इनवॉइस बनाता है एक्सपोर्टर, ये जब सारा काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय काउंसलर, यानी कि इनवॉइस सर्टिफाइड हो जाती है बाय काउंसलर के थ्रू। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेमेंट, और जितने भी पेमेंट्स के जो रिलेटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे प्रिपेयर करते हैं
और फिर एडवाइस दी जाती है इम्पोर्टर को। बस यही हमारे प्रोसेस थे, बहुत सिंपल थे। आप इसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हमारा पूरा चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस खत्म हो चुका है। बस अब हमको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि इंपोर्ट ट्रेड को कैसे याद रखना है और एक्सपोर्ट ट्रेड के पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में आने का पूरा चांस है। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक को जान लो। 2 फ्रेंड्स थे, राजू एंड काजू। छोटी सी स्टोरी को आप याद रखोगे तो आपको ये पॉइंट्स याद आ जाएंगे। यानी कि जितने भी ये पॉइंट्स थे उसके मैंने फर्स्ट लेटर ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, राजू और काजू 2 अच्छे दोस्त हैं और वो लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं। पार्टी करने के लिए उन लोगों ने जो है एक बनी बनाई बिरयानी आती है पैकेट में, टॉप्स की, ठीक है। मैंने जस्ट ऐसे ही आप लोगों को याद रखने के लिए बनाया है। ये सब टॉप्स की बिरयानी है, ठीक है, जिसके साथ में वो आम और अचार खाने वाले हैं साथ में। और आपको पता है इन सब के साथ में चटनी तो चाहिए होती है, सी फॉर चटनी है, ठीक है। टीपी मतलब साथ में उन्होंने एक चीज और भी ऑर्डर कर ली है, वो जो कि है तंदूरी पनीर, और उनकी बहुत अच्छी पार्टी चल रही है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। दोबारा रिवाइज कराती हूँ। 2 फ्रेंड्स हैं, राजू एंड काजू, जो कि टॉप्स की बिरयानी मंगाई है उन्होंने। उसके साथ में वो आम और अचार ले रहे हैं, खाएंगे उसके साथ। और सी मतलब चटनी तो लेंगे ही लेंगे। साथ में टीपी मतलब उन्होंने एक चीज और ऑर्डर कर ली है, जो कि है तंदूरी पनीर। आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर। तो हम समझ चुके थे, बट इसको याद कैसे रखना है तो देखो, ये था इसके फर्स्ट लेटर जो आ रहे हैं, वो आ रहा है TRCOD FCPA FFPOCPA, ठीक है। तो मैंने इसका एक छोटा सा लॉजिक बना दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं इस पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकती थी। बिल्कुल सीरीज वाइज ही आपको याद करने हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। फीचर, मैरिट, डीमेरिट को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बट जो प्रोसीजर होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनको आपको लाइन वाइज याद करना होता है। इसीलिए मुझे जो कनेक्ट कर पाई हूँ वो मैं कर पाई हूँ, वो आपको बता रही हूँ। जैसे कि TR से मतलब है, T से मतलब है ट्रेन, R से मतलब है रोज, C से मतलब है चलती। कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेन रोज चलती हुई दिल्ली से फरीदाबाद जाती है, दिल्ली टू फरीदाबाद। वहां पे उनको ट्रेन चलती हुई, उसमें कपल होता है, जिसका कपल का नेम होता है CPA कपल। आप मान लीजिए CPA कपल है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उनको वहां पे ट्रेन के अंदर उनके फूफा मिल जाते हैं, और उनको फूफा मिलने के बाद उनकी बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है उनके फूफा से। और उसके बाद फाइट होने के बाद उनकी बहुत पिटाई भी होती है, और पिटाई होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं उनको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मैरिज प्रपोजल के लिए। और फिर उनका एक कपल नेम रख देते हैं वो लोग, यानी उनके फूफा जी, जो कि है OCPA, ठीक है। तो वो उनका कपल नेम बन जाता है, ठीक है। तो आप दोबारा समझ लीजिए, ट्रेन रोज चलती हुई दिल्ली टू फरीदाबाद जाती है, जिसमें एक कपल होता है, जिसका कपल का नेम होता है CPA कपल। एंड उसके बाद उनके फूफा जी मिलते हैं। फूफा जी मिलने के बाद उनकी फाइट हो जाती है, फाइट के बाद उनकी पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद जो है उनको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मैरिज प्रपोजल के लिए, और उनका एक यूनिक नेम रख दिया जाता है, एक कपल नेम रखा जाता है, जिसका नाम है OCPA, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि T से ट्रेड इंक्वायरी था, R से रिसिप्ट था, एंड C से क्रेडिट इंक्वायरी। इसी तरीके से मैंने कनेक्ट किए थे सारे के सारे। आई होप आपको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन है ना, आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।